हाय एवरीवन। तो हम लोग मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख रहे थे। सेट 1 में कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख चुके थे 1 से 7 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच रिलेशन पूछा है। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। डेल्टा एच इज़ द एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा यू इज़ द इंटरनल एनर्जी चेंज। क्या ये दोनों चीज़ है? तो चैप्टर में डिटेल में आप देखोगे, बस अभी रिलेशन को हम लोग डिराइव कर लेते हैं। हालांकि रिलेशन वहाँ भी पढ़े होगे, लेकिन एक बार ध्यान से देखोगे। मान लेते हैं हम लोग कि कोई गैसियस सिस्टम है ए, और यह गैसियस सिस्टम ए बदल रहा है किसी दूसरे गैसियस सिस्टम बी में। गैसियस सिस्टम ही कंसिडर करना हम लोग को। तो कोई गैसियस सिस्टम ये है, कुछ प्रोसेस हुआ उस दरमियान और यह गैसियस सिस्टम ए बदल गया किसमें? गैसियस सिस्टम बी में, मान लेते हैं हम लोग। और जो यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे कोई सिस्टम ए बदल रहा है किसमें? बी में। तो यदि इसके लिए आप लिखोगे वॉल्यूम, तो लिखोगे V1, इसका वॉल्यूम लिखना होगा V2, क्या कि दोनों तो कांस्टेंट नहीं है। वही आप लिखोगे यदि नंबर ऑफ मोल्स, तो इसके लिए लिखोगे N1, इसके लिए लिखोगे N2। प्रेशर और टेम्परेचर को तो आप ऑलरेडी कांस्टेंट मान चुके हो, तो यदि इसका प्रेशर P है तो इसका भी P ही रहेगा, स्मॉल p। और यदि इसका टेम्परेचर T है तो इसका भी T ही रहेगा। ऐसा प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो इसको सेम लेना है। अब यदि आप गैसियस सिस्टम लिख रहे हो, तो गैसियस सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि एक परफेक्ट गैस, एक आइडियल गैस वही होता है जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, PV = nRT को। तो इसका मतलब यह गैसियस सिस्टम ए भी इसको फॉलो करना, बी भी करेगा इसको फॉलो। तो दोनों के लिए जब आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे तो इसके लिए हो जाएगा PV1, स्मॉल p कैपिटल भी लिखाता है, याद रखोगे इस चीज़ को। तो मैंने ऐसे मत लिखना PV1, ये गलत तरीका है, स्मॉल p कैपिटल B। सो PV1 बराबर N1RT। देखो T कांस्टेंट है, R ऑलरेडी गैस कांस्टेंट होता है, इसमें 1 2 कभी नहीं लगाना है। वेरिएबल यहाँ वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स था। तो इसी प्रकार से इसके लिए जब लिखोगे तो हो जाएगा PV2 बराबर N2RT। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स वेरिएबल है ऐसा। अब क्या करो कि दोनों को माइनस कर दो। इसको यदि 1 मानते हो और इसको 2 मानते हो, तो 2 में से माइनस कर दो 1। LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो ये हो जाना है PV2 माइनस PV1, इधर हो जाना है N2RT माइनस N1RT। P तो सेम है दोनों जगह, तो कॉमन ले लो। तो V2 माइनस V1, यहाँ ये हो जाएगा N2 माइनस N1RT, ऐसा हो जाएगा। V2 माइनस V1 इज द चेंज इन वॉल्यूम, सो P डेल्टा V। और N2 माइनस N1 मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा N, यहाँ हम लोग लगाएंगे GRT, इसको मान लो नंबर 3। सो हेयर डेल्टा NG इज व्हाट? सो डेल्टा NG इज change in number of moles of gaseous species। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous रिएक्टेंट, ऐसा इसका मतलब हुआ। अब इंथैल्पी का जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, उसके अनुसार जानते हैं कि जो इंथैल्पी H है वह बराबर होता है E + PV का, इंटरनल एनर्जी। इसी E को हम लोग U भी लिखते हैं ऐसा। जब इसका डिफरेंशियल फॉर्म लोगे तो यहाँ डेल्टा H मैंने चेंज इन इंथैल्पी, तो हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। आप प्रेशर को कांस्टेंट माने हो तो ये तो चेंज करेगा नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे P डेल्टा V। अब जो है ये दोनों को कंपेयर करो 3 और 4 को, तो क्या होगा? यहाँ जो P डेल्टा V है उसके जगह देख रहे हो डेल्टा NGRT है,
तो इसका मतलब इसको लिखोगे डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी की जगह दिस वन डेल्टा एन जी आर टी। इसी में डेल्टा यू को इधर कर दो तो हो जाना है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा एन जी आर टी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। एकदम आसान सा है, दो सिस्टम लेना, टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट मानना, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम वेरिएबल होगा, दोनों के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिख देना, उसको माइनस करके यहाँ निकाल लेना पी डेल्टा बी, उसके बाद ये वाला रिलेशन याद रखना ना, पी डेल्टा बी का वैल्यू पुट कर देना, हो गया। आसान सा है, 2-3 स्टेप का काम है। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में या डायरेक्ट रिलेशन ही पूछ दे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जब रिलेशन नहीं पूछेगा तो फिर इससे रिलेटेड और किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, तो हो सकता है देखो कोई भी एक रिएक्शन दे देगा, मान लो कि रिएक्शन एक दे दिया है ऐसा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस से बना दिया है 2NH3 गैस, यहाँ कोई कैटलिस्ट वगैरह दिया होगा, और बोलेगा कि इस रिएक्शन के लिए आप डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच रिलेशन बताओ, क्या होगा। तो देखो जो डेराइव्ड रिलेशन है वो तो यही है, वो यही है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर ही हमेशा डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो इस पूरे से बस हम लोग को डेल्टा एन जी केवल निकाल लेना है, कुछ नहीं करना है। तो डेल्टा एन जी क्या लिखें, देखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो यहाँ गैसियस ही है, कितना मोल है इसका 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो गैसियस रिएक्टेंट देखो दोनों गैसियस रिएक्टेंट है, 1 मोल नाइट्रोजन का इधर, यहाँ 1 मोल और हाइड्रोजन का 3 मोल, तो 1 + 3 तो जाएगा 2 - 4 मतलब -2। अब इसको यहाँ पुट कर दो तो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर माइनस आर टी। इसी को लिखोगे तो ऐसे डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस आर टी। तो अब ज़रा बतलाओ कि यहाँ डेल्टा एच बड़ा होगा या डेल्टा यू। ऑब्वियसली डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर है, लेकिन फिर इसमें कुछ घट जा रहा है, तो यहाँ जो डेल्टा एच होगा वह ग्रेटर होगा डेल्टा यू का। तो ऐसे भी आ सकता है कि इस रिएक्शन के लिए ऐसे ऐसे 3-4 कंडीशन दिए रहेंगे कि कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल है, तो बस उसमें से डेल्टा एन जी केवल निकालना, बाकी रिलेशन यही होगा, डेराइव्ड रिलेशन वही है, ठीक। तो यदि डेरिवेशन एग्जाम में आ जाता है तो बढ़िया सा बात है, डेरिवेशन आप रटे रहोगे उसको तुरंत से कर देना, या डेरिवेशन यदि नहीं आया तो फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो 8 हो गया, 10 करवा दिए थे, 9 नंबर देखो, वह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग से। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यह क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं NH3 और NF3, दोनों में से डायपोल मोमेंट ज़्यादा किसका है, हाइयर डायपोल मोमेंट वाला मॉलिक्यूल कौन है, हाइयर डायपोल मोमेंट वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, ऐसा विच वन हैज़ हाइयर डायपोल मोमेंट, NH3 और NF3, ऐसा क्वेश्चन है। डायपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, और डायपोल मोमेंट हम लोग जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के पोलैरिटी को डिसाइड करता है कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। जो इसका फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट, जिसको म्यू से दिखाते हैं, वह होता है डेल इंटू एल। माने यदि कोई मॉलिक्यूल है ऐसे ए और बी के बीच बॉन्ड बना हुआ है, या एक हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और मान लें कि बी जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यह बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ऐसा करने से इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, बगल वाले पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे जितना नेगेटिव आएगा बगल वाले पे उतना ही पॉजिटिव आएगा। तो इस साइन का अंतर है माइनस प्लस, ये वैल्यू सेम ही रहेगा डेल। तो यह जो हो गया चार्ज डेल, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये बॉन्ड का लंबाई, बॉन्ड लेंथ, मतलब एल। तो ये जो चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ है, यही प्रोडक्ट कहलाता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो होता है, इसके यूनिट की बात करोगे यदि, तो चार्ज का यूनिट होता है ESU, CGS में लोगे तो, और लेंथ लेना है सेंटीमीटर में, तो ESU सेंटीमीटर, या फिर चार्ज को यदि कुलाम में लोगे, लेंथ को मीटर, कुलाम मीटर, या इसी के जगह हम लोग DY भी लिखते हैं, साइंटिस्ट का नाम है कैपिटल D सिंबल, या फिर DEBY, ऐसा करके भी लिखते हैं हम लोग, ऐसा।
अब जो यह देखो सेकेंड या थर्ड मॉडल सेट में जो है ना डायपोल मोमेंट का यूनिट पूछा है, तो अभी बता दिए SU सेंटीमीटर, कूलाम मीटर या फिर डिवाई, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो यह डायपोल मोमेंट है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि जिसको एक ऐसा वेक्टर साइन से एरो से दिखला सकते हैं, हेड और टेल, और यह जो डायरेक्शन होगा वह होगा इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट में, इलेक्ट्रॉन जिधर डिस्प्लेस करेगा यह वेक्टर उधर ही बनेगा। तो वेक्टर मतलब कि इसका डायरेक्शन भी होना है, मैग्नीट्यूड भी होना है। तो डायरेक्शन हमेशा किधर लेना है, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, जिधर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा। वेक्टर आप फिजिक्स में पढ़े होगे, मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, तो उसका प्रॉपर्टी क्या है सो देखोगे कि जैसे मान लो कि ये दो वेक्टर्स हैं और यही दोनों वेक्टर्स का बस अरेंजमेंट थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है, ऐसा। तो जब ऐसे दो वेक्टर्स हैं तो दोनों वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट वैल्यू निकाला जाता है। वो पूरा तरीका मैथ और फिजिक्स में आप पढ़ोगे, अभी हम जितना ज़रूरी है उतना बता रहे हैं कि यदि ऐसे दो वेक्टर्स हैं और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो जो इसका रिजल्टेंट वैल्यू होगा वह बढ़ जाएगा। मतलब वेक्टर का डायरेक्शन सेम होने से जो है ना इसका रिजल्टेंट वैल्यू बढ़ता है, ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। अब यदि ऐसे डायरेक्शन अलग होने लगे तो डायरेक्शन अलग होने से क्या होता है कि जो एंगल बढ़ता है वेक्टर के बीच, उसके चलते जो ओवरऑल वैल्यू है, जो कंबाइंड वैल्यू होगा दोनों वेक्टर का, वो घटते जाएगा, कैंसिल होते जाएगा। और यदि डायरेक्शन एकदम अपोजिट है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो ये 100% एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इनका वैल्यू हो जाएगा 0। तो दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम तो रिजल्टेंट वैल्यू ऐड हो जाना है। दो वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग, अपोजिट नहीं, अलग अलग, तो ओवरऑल वैल्यू थोड़ा घटेगा। लेकिन एकदम अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम हो तो उस केस में परफेक्टली कैंसिल आउट करेंगे दोनों वेक्टर और रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा उसके लिए 0। तो क्वेश्चन में जैसा पूछा है कि NH3 और NF3 में अधिक पोलर कौन है, तो उसके लिए पहले ये दोनों मॉलिक्यूल का जो शेप है ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी, उस शेप को पहले समझना होगा। और शेप को क्या समझना होगा, दोनों का शेप सेम है क्योंकि एक ही जैसे मॉलिक्यूल है, सिमिलर, और ऐसा शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ऐसा बोथ मॉलिक्यूल्स आर ट्राइगोनल पिरामिडल, दोनों मॉलिक्यूल जो है वे ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री के हैं, शेप दोनों का ट्राइगोनल पिरामिडल है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यह बॉन्ड 2 अलग अलग एटम्स के बीच है और दोनों में हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसी इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दिखाएंगे एरो से। यह एरो बतला रहा है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से किसकी तरफ जा रहा है, नाइट्रोजन की तरफ। वैसे ही इस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन जाएगा नाइट्रोजन की तरफ और वैसे ही इसका भी इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर, नाइट्रोजन की तरफ। ऐसा सेम वे में यहाँ देखोगे तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है इसमें फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बार इलेक्ट्रॉन आएगा इधर फ्लोरीन की तरफ। वेक्टर दिखा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को बतला रहा है, डायपोल वेक्टर। ठीक, अब याद रखोगे कि यह जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करता है, क्योंकि यह लोन पेयर जनरली ऐसे मॉलिक्यूल में s ऑर्बिटल में होता है। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट है, तो इसका इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस की तरफ, इसीलिए हमेशा यह जो ऑर्बिटल होगा लोन पेयर वाला वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने तरफ विड्रॉ करता है। अभी 3 बॉन्ड पेयर का वेक्टर देखो और इस लोन पेयर का वेक्टर देखो, चारों वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही जा रहा है ऊपर की ओर। लेकिन यहाँ देखोगे तो ये तीनों जो बॉन्ड पेयर का वेक्टर है वो तो नीचे आ रहा है, लेकिन जो लोन पेयर का वेक्टर है ये ऊपर जा रहा है। तो इन तीनों बॉन्ड पेयर का रिजल्टेंट वेक्टर नीचे है जबकि लोन पेयर का वेक्टर ऊपर है, तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है।
लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, क्योंकि यह वेक्टर लोन पेयर के लिए है जबकि यह वेक्टर 3 बॉन्ड पेयर के लिए है। तो डायरेक्शन भले ही अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए यहाँ ये दोनों एक दूसरे के वैल्यू को घटाएंगे, कैंसिल करेंगे, लेकिन जीरो नहीं करेंगे। इसलिए जो इसका डायपोल मोमेंट है वह 0.24 डिवाइड होता है और इसका डायपोल मोमेंट 1.46 डिवाइड होता है। तो यह वैल्यू बता रहा है कि जो NH3 है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है NF3 से। और क्यों ज़्यादा है, तो इस वेक्टर के आधार पे हम लोग इसको समझाएंगे या बोलेंगे कि बोथ NH3 एंड NF3 molecules have trigonal pyramidal shapes, but in NH3 molecule the 3 dipole vectors of NH bond and that of lone pair act in the same direction, while in NF3 the dipole vector of 3 NF bonds is in opposite direction to that of lone pair. So these two vectors cancel each other to some extent, मतलब कुछ हद तक एक दूसरे के वैल्यू को ये घटाएंगे। वेक्टर का सारा प्रॉपर्टी यहाँ लग रहा है, और जब वैल्यू को कुछ थोड़ा बहुत ये कैंसिल करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा वह डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। इसमें सारे फैक्टर सेम है तो इसका वैल्यू ऐड होते जाएगा तो ज़्यादा वैल्यू आएगा, और इसमें कैंसिल होने के चलते जो है वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा और ऐसे कम वैल्यू रहेगा। तो 0.24 डिवाइड ये 1.46 डिवाइड हो गया। ऐसा समझ गए इस बात को। तो NH3 का ज़्यादा डायपोल मोमेंट है NF3 से, और जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है वो अधिक पोलर है। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकता है कि वाई NH3 इज मोर पोलर देन NF3, या विच वन इज मोर पोलर एंड वाई। जैसे अभी पूछा ना कि विच वन हैज हायर डायपोल मोमेंट एंड वाई, तो ऐसे ही फिगर बना करके नोट्स में लिखा हुआ है लैंग्वेज, जैसे अभी बताए वही चीज़ है, उसको रख लोगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डायपोल मोमेंट से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। अगला क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि CO2 इज नॉन पोलर, CO2 इज नॉन पोलर व्हाइल SO2 इज पोलर। नोट्स में देखोगे क्वेश्चन बना हुआ है, तो यही रीजन दोगे। डायपोल मोमेंट मतलब पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पूछे यदि, तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल का शेप बनाओगे, जैसे तैसे नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ BA-CPR थ्योरी, माने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जैसा अरेंजमेंट होगा एकदम वैसे ही बनाओगे तब। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस बॉन्ड के लिए ऐसे वेक्टर ड्रॉ करो और देखो सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है तो जीरो, अपोजिट जा रहा है मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो वैल्यू केवल कम होगा, और ऐसे सेम डायरेक्शन है तो वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। सेम डायपोल मोमेंट से भी जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, तो जब चैप्टर्स आएगा उस समय हम लोग देखेंगे। बस अभी इस पॉइंट पर हम लोग कर रहे थे। तो यह हो गया क्वेश्चन, समझ गए डायपोल मोमेंट किसका हाई होगा और क्यों होगा। क्वेश्चन नंबर 10 तो हम लोग कर चुके हैं। आर्हेनियस के अनुसार एसिड बेस को कैसे डिफाइन करेंगे, ये हो गया है। हाँ, नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 11। में जो क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल सेट में ऐसा दिया हुआ है कि PbX2 इज मोर एसिडिक देन PbX4। ऐसा क्यों होगा दिया है, हालांकि यह क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। हाँ, जो क्वेश्चन मॉडल सेट में गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन होना चाहिए PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4। ऐसा एसिडिक नहीं, स्टेबल होना चाहिए कि जो PbX2 है मतलब लेड का जो डाई हेलाइड होता है वह ज़्यादा स्टेबल होता है उसका टेट्रा हेलाइड से। क्यों स्टेबल होता है इसी को एक्सप्लेन करना है हम लोग को। तो देखो इसको ऐसे समझ लो ना, x की जगह मान लो Cl2 ले लो, तो यहाँ PbCl2 हो जाएगा, यहाँ PbCl4 हो जाएगा। ऐसा Pb का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, यहाँ Pb का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +4। ऐसा लेड जो है यह ग्रुप 14 का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 82। कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो हो जाएगा जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2। ऐसा तो उस हिसाब से देख रहे हैं हम लोग कि लेड का वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 6s में है, 2 इलेक्ट्रॉन 6p में है।
बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है उसके अनुसार क्या है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यदि इस लेड का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है 6s 6p2, तो यह आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Pb2+ बना सकता है। ठीक, तो 6s0 6p0 हो जाएगा, सॉरी Pb4+। लेकिन होता क्या है ना कि Pb में ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4 में से 6p का 2 इलेक्ट्रॉन बड़ा आसानी से लूज हो जाता है, लेकिन 6s का 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता है। मतलब ऐसे हो जाता है, Pb का या 2 इलेक्ट्रॉन लूज होकर के Pb2+ बन जाता है। मतलब यहाँ 6s2 6p2 है, ये 6s2 हो जाएगा 6p0। मतलब यह 6s का जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये जनरली लूज नहीं होता है, यहाँ से नहीं हटता है। तो नियमतः वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो चारों हटने चाहिए, तो Pb4+ ही बनना चाहिए। लेकिन हम बोल रहे हैं कि 6s का या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हटेगा, 6p2 का हटेगा, ये दोनों नहीं हटेगा। और जब केवल ये 2 हटेगा तो फिर +2 आएगा इस पर। अब सवाल आता है कि क्यों 6s के इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हटेंगे। तो देखो, लेड एक हेवी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82 है, मतलब इसके न्यूक्लियस में 82 प्रोटॉन्स हैं। 82 प्रोटॉन्स बता रहा है कि इसका न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा। हाई न्यूक्लियर चार्ज होने का मतलब कि लेड का या न्यूक्लियस है, इसमें करके ऐसे 6 सेल्स होंगे, ऐसे करके 1 2 3 4 5 और एक 6। तो यह जो 6th सेल है इसमें 6s है 6p है, वैलेंस शेल यही हुआ, ये सभी इनर सेल हो गए। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब 6th सेल है ना, इस सेल में s सब सेल और p सब सेल है। और एक बात तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक s, p, d और सबसे दूर f। तो ये जो s के 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस के नज़दीक होने के चलते इधर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और न्यूक्लियस के नज़दीक है, इसका अट्रैक्शन इधर ज़्यादा है, इसलिए s के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल पाना और बॉन्डिंग में लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण से यह जो s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और यह p का इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, s के तुलना में दूर है न्यूक्लियस से, वह आसानी से यहाँ से निकल सकता है और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। तो यह जो फिनोमिनन है, यह जो घटना है जिसमें वैलेंस शेल का s सबसेल के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी फिनोमेनन को, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हुए जो इन्वॉल्व नहीं हो रहे बॉन्डिंग में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग इनर्ट पेयर बोलेंगे, कि वह पेयर जो इनर्ट है, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, होना चाहिए ना, वैलेंस शेल का है, होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। इनर्ट पेयर क्यों नहीं हो रहा वो समझा दिए हम, और इसके चलते जो प्रभाव पड़ेगा वह इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाएगा। तो लेड में ही नहीं, जितने भी हेवियर एटम्स हैं, माने प्रत्येक ग्रुप का जो लास्ट के एलिमेंट्स होंगे, लास्ट के 2 या 2 भी नहीं तो एकदम लास्ट वाला एलिमेंट, उन सारे एलिमेंट्स में यही कहानी होता है, सब में इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट होता है, जिसके चलते वैलेंस शेल में जो s का 2 इलेक्ट्रॉन है वह बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और उसके चलते इसका ऑक्सीडेशन नंबर गड़बड़ा जाता है। लेड का रियल होना चाहिए +4, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहिए, लेकिन +4 ना करके +2 करता है, मतलब लेड +2 इज स्टेबल देन लेड +4। समझ गए। तो ये जो PbX4 है तब बनेगा जब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन वो तो हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि 6s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होंगे, तो बनेगा Pb2+, इसलिए जो PbCl2 है वह ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एक लाइन में इसका आंसर देंगे कि PbCl2 इज मोर स्टेबल दैन PbCl4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इतना में भी काम चल जाएगा, 1 नंबर का मार्क लिखते हो 2 नंबर का, तो 1 ही नंबर का है ये। समझ गए इस बात को। तो हो सकता है ये दिया एग्जाम में ऐसा आ जाए कि थैलियम क्लोराइड TlCl इज मोर स्टेबल दैन थैलियम ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ भी वही कहानी है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। माने जब भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 का अंतर हो, जैसे यहाँ +1 है, यहाँ +3, यहाँ +2 था +4, तो ऐसे 2 ऑक्सीडेशन नंबर का अंतर हो तो समझ जाना इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला वहाँ कहानी है। समझ गए ना। तो प्रत्येक ग्रुप में जो खास करके P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं
तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रत्येक ग्रुप का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब अंतिम एलिमेंट, उन सारे एलिमेंट में यह इनर्ट पेयर इफेक्ट है, जिसके चलते वैलेंस शेल में जो s का 2 इलेक्ट्रॉन है वह बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा और उसी के चलते उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी चेंज करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन चेंज होगा। समझ गए? तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यह 11 का ए, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए, बी और सी। तो यह ए नंबर हुआ। बी नंबर बोल रहा है कि कार्बन जो है वह कैटेनेशन शो करता है, जबकि लेड जो है वह कैटेनेशन शो नहीं करता है, जबकि दोनों एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। कार्बन और लेड दोनों सेम ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन कैटेनेशन शो करता है, लेड नहीं। तो इसके लिए जानना होगा कि कैटेनेशन है क्या। तो कैटेनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग। कैटेनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग, मतलब खुद के एटम के साथ ऐसे जुड़ते जाना और एक लंबा चेन बनाना या फिर ऐसा रिंग बनाना, कैटेनेशन कहलाता है। समझ गए? तो सेम एलिमेंट के कई एटम्स एक के बाद एक जुड़ते जाएं और लंबा चेन बनते जाए या ऐसे बड़ा बड़ा रिंग का फॉर्मेशन हो, तो यही सेल्फ लिंकिंग का प्रॉपर्टी कहलाता है कैटेनेशन। तो कार्बन में ऐसा होता है, लेकिन बोल रहा है कि लेड में ऐसे नहीं होता है। लेड के बहुत सारे एटम्स ऐसे आपस में नहीं जुड़ते, ये नहीं होता है, उसमें होता है। क्यों होता है? तो देखो, कार्बन इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, उसके चलते इसका साइज सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट साइज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। स्मॉलेस्ट साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों जो है कार्बन के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होने के चलते कार्बन जब भी दूसरे एटम से जुड़ेगा, और यहाँ तो सेम एटम से जुड़ रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होकर के कोवलेंट बॉन्डिंग होना है। और जब ऐसे कोवलेंट बॉन्डिंग होगा तो कार्बन कार्बन का यह जो बॉन्ड बनेगा, यह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ऐसा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों रहा है? तो स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो कार्बन कैटेनेशन शो करता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेड में ये बात नहीं है। लेड इस ग्रुप का अंतिम एलिमेंट है जिसका साइज बहुत बड़ा है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ओवरऑल बोले हम लोग कि लेड मेटेलिक कैरेक्टर का है, और मेटल में ऐसे बॉन्डिंग होता ही नहीं है। मेटेलिक बॉन्ड तो आप पढ़े हो। तो कार्बन कैटेनेशन एग्जिबिट करेगा, इसका स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते। लेड नहीं करेगा ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज साइज एंड वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओवरऑल इट्स मेटेलिक कैरेक्टर डजंट अलाउ टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। समझ गए बात को? तो यही इसका रीजन था। नेक्स्ट इसमें है सी नंबर है इसमें, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट लिक्विड मटेरियल, जैसे ऑयल होता है वैसे लुब्रिकेंट भी। तो ग्रेफाइट का वो यूज हम लोग उसमें करते हैं। तो देखो, कुछ वैसे मशीन्स जो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो जो मशीन काफ़ी हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो जैसे रोलर होता है ना कि एक के ऊपर एक ऐसे रोल कर रहा है, ठीक, और एक के ऊपर एक ऐसे रोल करेगा तो उसके चलते तो हीट होगा ही। तो वहाँ वो फंसे नहीं, रोलिंग होते रहे, इसलिए वहाँ कोई स्लिपरी चीज़ लगाया जाता है, तेल वगैरह जो स्लिप करे और हमेशा घूमते रहे वैसे करके, तो उसी को लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो वहाँ आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते, जैसे गाड़ी का चक्का में ग्रीस लगाया जाता है ना, मोबिल वगैरह ग्रीस, ताकि घूमे जल्दी से, लुब्रिकेंट है वो सब। तो यदि वहाँ आप ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो मशीन चूँकि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है, तो ऑयल लिक्विड है वो तो उड़ जाएगा, वहाँ रहेगा ही नहीं। तो उस केस में वहाँ हम लोग कोई ड्राई लुब्रिकेंट यूज करते हैं, हमने लिक्विड नहीं होता है, कोई ड्राई लुब्रिकेंट यूज करते हैं जो स्लिपरी मटेरियल हो, जो स्लिप करे, चीज़ों को फंसने ना दे, उसको स्लिप करके आगे बढ़ा दे, स्लिपरी मटेरियल, उसको लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो उसके जगह ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? तो बड़ा सिंपल सा रीज़न है। ग्रेफाइट का जब डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, इसी मॉडल सेट में क्वेश्चन है, आगे के लेक्चर वीडियोज में बताएंगे उसमें, तो उसमें देखोगे कि ग्रेफाइट जो कि कार्बन से बना होता है, तो उसमें कार्बन के ऐसे हेक्सागोन बने होते हैं, और ये हेक्सागोन कई लेयर्स में होते हैं,
और ये जो लेयर्स होते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, जिसके चलते इसके बीच एक बहुत ही वीक वैन डर वाल फोर्स लगता है ऐसा। और यह जो वीक वैन डर वाल फोर्स लगता है, तो यह वीक वैन डर वाल फोर्स होता क्या है कि आसानी से ब्रेक कर जाता है, जिसके चलते यह ग्रेफाइट काफ़ी सॉफ्ट नेचर का होता है। और सॉफ्ट होने के साथ साथ स्लिपरी नेचर का भी होता है, मतलब कोई चीज़ को इस पर रखेगा तो स्लिप करेगा। अरे बड़ा कॉमन सा चीज़ है ग्रेफाइट। जो पेंसिल होता है जो बच्चे लिखते हैं, उसका जब उसको शार्पनर से आप छीलोगे तो अंदर में जो ब्लैक सा दिखेगा वह ग्रेफाइट होता है। या फिर जो निप्पो बैटरी वगैरह होता है जो घड़ी में लगता है, दीवार में लगने वाला घड़ी, उसका बीच में जो रॉड रहता है ब्लैक, वो ग्रेफाइट होता है। तो उसको वैसे ही छू के देखो ना, बड़ा सॉफ्ट लगेगा, मुलायम एकदम, स्लिपरी, स्लिप कर जाएगा ऐसे करोगे उसको तो स्लिप करने के पीछे स्लिपरी नेचर होने का कारण क्या है कि उसमें जो कार्बन एटम्स अरेंज्ड हैं एक हेक्सागोनल फॉर्म में, वे अलग अलग लेयर्स में हैं और इन लेयर्स के बीच काफ़ी वीक फोर्स है, वैन डर वाल फोर्स। और यही वीक फोर्स के चलते सॉफ्ट नेचर का है, स्लिपरी नेचर का है। और इस सॉफ्ट स्लिपरी नेचर का, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किस में, ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज करते हैं इसका। समझ गए ना, ड्राई लुब्रिकेंट क्या है, इसको लिक्विड नहीं है, ड्राई फॉर्म में। लुब्रिकेंट मतलब स्लिपरी मटेरियल होगा, बस इतना याद रखोगे। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला रेडॉक्स रिएक्शन से। और ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही कंपाउंड्स आएँ, लेकिन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक कंपाउंड दिया हुआ है KMnO4, एक कंपाउंड दिया हुआ है H2S2O7 और एक कंपाउंड दिया हुआ है H2O2। 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। इसमें Mn का निकालना है, इसमें सल्फ़र का, इसमें ऑक्सीजन का। तो पढ़े ही होंगे रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका निकालना है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को X। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज। किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट पे जो, या एक एटम पे हम लोग बोले, किसी भी कंपाउंड में एक एटम पे जो चार्ज होता है वही उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो Mn का कितना चार्ज है नहीं पता है, मान लेते हैं X। पोटासियम पे तो फिक्स है कि हमेशा +1 चार्ज होता है। ऑक्सीजन का नॉर्मल कंपाउंड है तो -2, 4 है तो ×4, पूरे कंपाउंड पे 0 चार्ज है तो 0 से इक्वेट, माने ओवरऑल सारे एलिमेंट के चार्ज को 0 ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 0। तो ये +1 + x - 8 बराबर 0, x - 7 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +7। मतलब इस कंपाउंड में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7। यहाँ निकालोगे तो हाइड्रोजन का +1 2 है तो ×2, सल्फ़र का x 2 है तो ×2 प्लस ऑक्सीजन का -2 × 7, सब जोड़ने पर 0। तो ये हो गया +2 + 2x - 14 बराबर 0, तो 2x - 12 बराबर 0, तो x बराबर +12/2, तो x बराबर +6। मतलब प्रत्येक सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6। H2O2 हाइड्रोजन का फिक्स है +1, 2 हाइड्रोजन है ×2, ऑक्सीजन का x ×2 ओवरऑल 0, तो 2x बराबर -2, तो x बराबर -2/-1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आने का मतलब होता है कि वह कंपाउंड पैरोक्साइड नेचर का है, क्योंकि नॉर्मल कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। जैसे यहाँ भी -2 लिए, यहाँ भी -2 लिए, यहाँ निकाले तो -1 आ गया। पैरोक्साइड कंपाउंड बोलते हैं ऐसे, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो, -1। तो ऐसे किसी भी कंपाउंड का आ सकता है, उसमें कोई एक एलिमेंट का निकालने देगा तो बाकी का याद रखना होगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, जो रेडॉक्स रिएक्शन में आप काफ़ी डिटेल में पढ़े होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग यहीं रहने देते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसको आगे का लेक्चर में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।